जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फिर से हाजिर है इतिहास के एक महत्वपूर्ण और धमाकेदार सेशन के साथ। आज हम लोग देखेंगे जातीय आंदोलन। आधुनिक भारत के इतिहास में जातीय आंदोलन का क्या योगदान रहा और इसे क्यों चलाया गया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, बात करेंगे जातीय आंदोलन की, तो यह भारत में प्राचीन काल से ही व्याप्त एक कुप्रथा रही है। इसमें कुछ विशेष वर्गों के प्रति, कुछ विशेष वर्गों का एक घृणास्पद दृष्टिकोण रहा है, जिससे कि समाज में भेदभाव, असमानता इत्यादि उत्पन्न हुआ और बाद में एक विशेष प्रकार की बुराई व्याप्त हो गई। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ धर्म सुधारक, समाज सुधारक अलग अलग प्रकार के आंदोलन प्रारंभ किए, जिसे कि जातीय आंदोलन का नाम दिया गया। ऐसे दोस्तों, आज के समय में भी देखा जाए तो आज के परिदृश्य में चीजें काफी बदल गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जातीय आंदोलन का कीड़ा देखने के लिए मिलता है। और यह भारत के लिए या किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ी बुराई है, एकदम व्यापक बुराई है। क्योंकि जाति प्रथा या फिर धर्म प्रथा या फिर मान के चलिए जहां पर भी भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, जहां पर समाज को दो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे कुछ विशेष वर्ग या विशेष दलों का लाभ होता है। लेकिन अगर ओवरऑल कुल मिला जुला करके देखा जाए तो नुकसान एक राष्ट्र का होता है और किसी का नहीं होता। और राष्ट्र का नुकसान होने का मतलब है दूरगामी परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक होने वाला है। तो चलिए समझते हैं जातीय आंदोलन में। यहाँ पे आंदोलन की चर्चा किया गया, यहाँ पर वर्ष बताया गया, ये किस क्षेत्र में चला और इसका कारण और प्रभाव क्या रहा, इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, दलित आंदोलन की बात करेंगे, जिसे ये महारों का आंदोलन भी कहा जाता है। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। वर्ष 1924 में इसे चलाया गया। इसका क्षेत्र कहां पर है? महाराष्ट्र में। मतलब दलित आंदोलन या महारों का आंदोलन महाराष्ट्र में चला है। इसमें देखिए क्या किया गया था, अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना, तो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना, इसे याद रखिएगा, 1924 में किया गया था। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। 1927 में समाज समता संघ की भी स्थापना की गई। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। तो देखिए, बात करेंगे दलित आंदोलन, तो ये सब दलित आंदोलन के परिणाम रहे हैं। इसी तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे तो आगे देखने के लिए मिलता है सत्य शोधक आंदोलन। ये सत्य शोधक समाज या फिर ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, ज्योतिबा फूले का नाम कौन नहीं जानता है। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो सत्य शोधक आंदोलन की स्थापना या फिर इसे चलाया गया था 1873 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ब्राह्मणवाद का विरोध, दलितों के उद्धार का प्रयास, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया था। दोस्तों इसी तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए दिया अरविपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया था। तो अरविपुरम आंदोलन की बात करेंगे तो इसका नेतृत्व किसने किया था? नारायण गुरु ने किया था। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का कोई आंदोलन होने वाला है। तो 1888 में चलाया गया था, केरल में चला था। दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष। देखिए, इसमें क्या किया गया था, जितने भी शोषित वर्ग थे उनके अधिकारों के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। मुख्यतया केरला के इजरावास या इरवास, मतलब ये देखो स्पेशल कहाँ चला गया था, केरल के इजरावास या इरवास में चला था। एक विशेष क्षेत्र का नाम है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902-1903 में हुई थी। इसी के तहत श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किया गया था 1902 से 1903 के बीच। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है नायर आंदोलन के बारे में। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता CV रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई एवं M पद्मनाभन पिल्लई थे। तो देखिए, बस इतना याद रखिएगा कि नायर आंदोलन में जितने भी पिल्लई नाम आएंगे ये सब इसके नेतृत्व करता रहे हैं। 1891 ईस्वी में केरल में इसे चलाया गया। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को चुनौती, 1891 ईस्वी में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। चलिए दोस्तों और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर अगर और आगे बढ़ेंगे, देखिए दिया कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन, है ना, जो बाद में माहिस से बनेंगे। तो कैवरतास आंदोलन की बात करेंगे तो कैवरतास आंदोलन माहिस से आएगा विकल्प में, या फिर कैवरतास
ने इसको चलाया था। 1897 से आगे चला था। ये मुख्यतः बंगाल मिदनापुर में चलाया गया था। 1897 में जाति निर्धारिणी सभा का गठन किया गया तो इसके तहत जाति निर्धारिणी सभा का गठन किया गया 1897 में, तथा 1901 में माहिस समिति की स्थापना की गई कैबर ताश आंदोलन के तहत। इस तरीके से और भी अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया जस्टिस पार्टी आंदोलन। जस्टिस पार्टी आंदोलन किसने चलाया था? डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी एवं सी.एन. मुदालियार प्रमुख नेतृत्व करता थे। ये मध्यस्थ जातियों का संबंध है। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन में नाम याद रखिएगा टी.एम. नायर, है ना। इसके बाद देखिए पी. त्यागराज चेट्टी और मुदलियार, है ना, ये प्रमुख नेतृत्व करता है। 1916 में चलाया गया था। ये किस जगह पे चला? मद्रास में चला। अब इसका कारण और इसका प्रभाव क्या रहा? ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती, है ना। सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व का विरोध। 1916 में दक्षिण साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, है ना, की स्थापना किया गया। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के प्रयासों की कुछ सफलता। ठीक, मतलब इसके तहत कुछ वर्गों को यहां पर आरक्षण दिए जाने के प्रयास में सफलता मिलता है। चलिए दोस्तों और भी आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर क्या डेटा दिया गया। कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, अगर हरिजन आंदोलन की बात करेंगे तो यह चला है 1917 से आगे बढ़ाया गया। पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना किया गया। 1933 में गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों वनडे एग्जाम में कई बार बनने के लिए बना हुआ है कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये गांधी जी ने इसका प्रकाशन किया था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या डेटा दिया गया। आत्मसम्मान आंदोलन प्रमुख नेतृत्व करता है ईबी रामास्वामी नायकर या पेरियार है। तो देखिए आत्मसम्मान आंदोलन की बात करेंगे तो इसके प्रमुख नेतृत्व करता कौन है? रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार इसके नेतृत्व करता है। चलाया गया है तमिलनाडु में। समय है 1925 का। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जाति भेदभाव का विरोध किया गया। 1910 में फुदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा किया गया। तो फुदी अरासू इस पत्र को याद रखिएगा। इसका प्रकाशन किसने किया था? पेरियार ने किया था। और अछूतों द्वारा नादार आंदोलन, जो क्षेत्रीय रीति रिवाजों की नकल करते हैं नादारों के रूप में उभरने के लिए। तो देखिए नादार आंदोलन की अगर बात करेंगे तो नादार आंदोलन स्पेशल चलाया गया तमिलनाडु में। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका कारण क्या रहा? सामाजिक भेदभाव का विरोध करना इसका मुख्य कारण था। नादारों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता। तो 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना होती है। तो देखिए ये कुछ ऐसे प्रमुख आंदोलन रहे जो दलितों के या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या फिर जो भी समाज के दबे कुचले या फिर भेदभाव से प्रेरित व्यक्ति थे, उनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। देखिए किसान आंदोलन की अगर बात किया जाएगा तो ये ऐसे आंदोलन थे जिसमें किसान ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट होकर के आंदोलन पर उतर आए थे। देखिए जो ब्रिटिशर्स की नीति रही थी शुरू से वो व्यापारिक नीति रही थी। वो भारत की सत्ता, भारत की धन संपदा को कब्जा करना चाहते थे। इसके उद्देश्य में उन्होंने अलग अलग प्रकार के रणनीतिक कार्यक्रम अपनाए या फिर ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे किसानों को लगातार हानि होती गई और उनकी कमर टूट गई और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। इससे तंग आकर के किसानों ने विद्रोह किया, तो उसी को किसान आंदोलन या किसान विद्रोह का नाम दिया गया। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख किसान आंदोलन रहे जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आंदोलन का नाम दिया है और इसी के नेतृत्वकर्ता के बारे में भी बताया गया। ये समय दिया है कि कब हुआ है और ये क्षेत्र है और इसका कारण और इसका प्रभाव। तो इसमें देखिए इसका समय और इसके आंदोलन करता है, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसको अरेंज करने के लिए मिलता है क्वेश्चन। तो टीटू मीर का आंदोलन अगर इसे देखेंगे, टीटू मीर का आंदोलन ये किसान आंदोलन है। इसे संचालित किया था टीटू मीर या मीर नाथर अली, इसके मुख्य आंदोलन करता थे। यह चला था 1782 से 1831 तक चला था। इसका मुख्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। इसका कारण क्या था, इसे क्यों चलाया गया था? तो कारण था उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। मतलब जो फराजी थे उनके ऊपर दाढ़ी कर लगाया गया था। तो इसके विरोध में टीटू मीर आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों आगे है हंजोक और गारो जनजाति का पागलपंथी आंदोलन। इसे चलाया था करम शाह और टीपू शाह, इसके मुख्य नेतृत्व करता थे। बात क्या है, गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। तो पागलपंथी आंदोलन किसने चलाया था? हजोंग और गारो जनजाति ने चलाया था। करम शाह और टीपू शाह इसके मुख्य कार्यकर्ता रहे थे। 1825 से 1835 तक ये चला था। इसकी जो क्षेत्र सीमाएं, यह मैमन जिला बंगाल में चलाया गया था। कर वृद्धि का विरोध, अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। देखिए इसमें कर वृद्धि के विरोध के लिए चलाया गया था
हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है मोपला विद्रोह। अगर मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये मालाबार क्षेत्र में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1836 से 1854 तक। ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध में इसे चलाया गया था। देखिए जितने भी आप आंदोलन देखेंगे उसमें ज्यादातर जो कर है, कर के दर को बढ़ाने के कारण ही विद्रोह किया गया था, या फिर कुछ विशेष प्रकार की खेती पर जोर देने हेतु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नील आंदोलन की बात करेंगे तो नील आंदोलन 1859-60 में नदिया जिला पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। देखिए इसका कारण क्या रहा? यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध, समस्या के समाधान हेतु 1807 में नील आयोग का गठन किया गया। तो ये याद रखिएगा, नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव। अगर दक्कन उपद्रव की बात करेंगे तो 1875 में चला था। महाराष्ट्र का पूना एवं कारदेश गांव, मतलब इसका जो क्षेत्र रहा था पूना एवं कारदेश गांव रहा था। इसका कारण क्या था, इसे क्यों चलाया गया था? गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार के विरोध में। मतलब जो साहूकार थे वो भ्रष्ट हो गए थे, तो उनके विरोध में आंदोलन चलाया गया था। अब इसका परिणाम क्या था? 1879 मतलब 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया रामोसी विद्रोह। अब रामोसी विद्रोह की बात करेंगे तो इसके जो कार्यकर्ता हैं वासुदेव बलवंत फड़के इसके प्रमुख कार्यकर्ता हैं। 1877 से 1887 महाराष्ट्र में चलाया गया। अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध आंदोलन। मतलब जो अकाल है, अकाल पीड़ित है, अकाल पीड़ितों को उचित सहायता नहीं दिया गया, इसके विरोध में रामोसी विद्रोह किया गया। इसके जो कार्यकर्ता है बलवंत फड़के जी, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे पाबना विद्रोह। देखिए पाबना विद्रोह की बात करेंगे तो इसके जो मुख्य नेता है, मुख्य कार्यकर्ता है कौन है? केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल। इसके बाद देखिए बीसी चटर्जी, आरजी दत्त, ये सब इसके कार्यकर्ता हैं। अब ये चलाया गया 1873 में। ये कहां पर चला है? पाबना जिला, बांग्लादेश। अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश में, पहले बंगाल में था। अब देखिए इसमें क्या, इसका कारण क्या था? जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध। मतलब जो जमींदार थे, जो जाति कर रहे थे, उसके विरोध हेतु इसे चलाया गया था। अधिग्रहण कार्यों का विरोध इसमें किया गया था। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था इस आंदोलन के विरुद्ध। मतलब इस आंदोलन के तहत इसका फैसला यह आता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया जाता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। पंजाब कृषक विद्रोह की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पंजाब कृषक विद्रोह पंजाब में चलाया गया। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया जाता है। 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास होता है इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन नहीं जानता है? 1917 में चलाया गया। क्षेत्र क्या है? चंपारण, बिहार। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित तिनकठिया पद्धति का विरोध। जो तिनकठिया पद्धति होता है इसके विरोध करने हेतु इसे चलाया गया था। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा तिनकठिया पद्धति का अंत किया जाता है। तो इसके तहत जो चंपारण के किसानों का विद्रोह होता है, इसके तहत तिनकठिया पद्धति का अंत कर दिया जाता है। अब चंपारण के बाद अगला आंदोलन प्रमुख क्या है? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलनकारियों का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1918 में ये चलता है। क्षेत्र क्या है? गुजरात। फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों के कम न किए जाने के विरोध में बाद में किसानों की मांग ली गई। मतलब देखिए जो होता है ना, मतलब जो फसल बर्बाद हो गया था उसके बाद भी अंग्रेजों ने टैक्स कम नहीं किया था, तो किसान विरोध करते हैं, बाद में उनकी जो मांगे होती है इसे स्वीकार कर ली जाती है। अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए बारदोली सत्याग्रह। अगर बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो इससे जो व्यक्ति, देखिए कुणबी पाटीदार इसमें शामिल होते हैं एवं अछूत वल्लभ भाई पटेल मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन होता है। 1928 में होता है। ये देखिए सूरत गुजरात में इसका क्षेत्र है। बंबई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि एवं उच्च वर्ग की ज्यादतियों का विरोध इसमें किया गया। देखिए लगान बढ़ जाता है और साथ में जो उच्च वर्ग होते हैं ज्यादती करते हैं, इसके लिए बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। लगान की दरें घटकर 6.3% हो गई, मतलब इतना कर दिया गया था। पासी और अहिर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। अगर एका आंदोलन की बात करेंगे तो इसे चलाया किसने? पासी और अहिर जाति के सदस्यों ने चलाया। 1921 से 22 तक हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर में लगान में बढ़ोतरी का विरोध। देखिए जितने भी मतलब कृषक आंदोलन है उसका मूल उद्देश्य यही था, क्योंकि जो टैक्स थी वो बढ़ गई थी, जिससे किसान का ज्यादातर कमाई वाला हिस्सा या फिर ज्यादातर उपज टैक्स देने में चला जाता था और उन्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता था। देखिए तेभागा आंदोलन बात करेंगे। गरीब बटाईदार एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा। तो तेभागा आंदोलन किसने किया? जो बटाईदार हुए हैं या फिर दैनिक मजदूरी करने वाले किसान हैं, उन्होंने चलाया इसे 1946 में। क्षेत्र कौन सा है? बंगाल है। साहूकारों एवं जमींदारों का विरोध है।
गारदारी विधेयक पारित। तो देखिए इसमें बरगारदारी विधेयक पारित होता है, इसे याद रखिएगा। तेलंगाना विद्रोह 1946 से 1941 तक हैदराबाद में चला है। हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध इसे चलाया गया है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया बकस्ता आंदोलन 1936, बिहार इसका क्षेत्र है। अधिवास अधिकारों से संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ। ठीक, अधिवास अधिकारी जो है, ये मतलब अधिकार जो है उसके संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ इसे चलाया गया है। चलिए दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया किसान सभा 1919 से 1922 तक। किसान सभा, किसान संघ वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था। मतलब वर्तमान भारतीय राज्य जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वहीं पे चलाया गया था, जो 1919 और 1922 के बीच में हुआ था। इसमें कई कृषक जाति समूह शामिल थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन वर्ष 1918 में लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो किसान सभा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन को याद रखिएगा, लखनऊ में किया गया था। इसके प्रमुख व्यक्तित्व को भी याद रखिएगा, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया नाई धोबी बंद, इसकी बात करेंगे तो अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह एवं दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही इस आंदोलन में एक नया बड़ा चेहरा उभर कर आया, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। तो धोबी नाई बंद की बात करेंगे तो अवध के प्रतापगढ़ क्षेत्र में चला, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की बात करेंगे, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से वर्ष 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। तो ये याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। तो देखिए जो बिहार प्रांतीय किसान सभा किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए और किसानों को उनका मौलिक अधिकार दिया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में, तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था लखनऊ में। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए इसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। शुरू में इसका था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, है ना। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया, इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैजपुर की अगर बात करेंगे तो फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था। नेक्स्ट बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अभी आपने पीछे देखा है, कृषक आंदोलन था और बारदोली सत्याग्रह को याद रखिएगा, इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। देखिए सूरत बारदोली में वर्ष 1928 ईस्वी में कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब उपाधि प्रदान की थी। चलिए तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रमुख किसान आंदोलन रहे, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर अन्य जनजातीय आंदोलन है, बात करेंगे सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में चला था। यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रभावी रहा। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे, मतलब इसको संचालित करने वाले कौन थे, केना सरकार। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। तो देखिए आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब इसको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे सबको ऐसे चार्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी विस्तार से सन्यासी विद्रोह को हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे, या जितने भी विद्रोह अभी तक आपने देखा है वो सब ऐसे समझ लीजिएगा कि सिर्फ उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझने के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। विस्तृत क्लास इसकी आगे आपको मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिया फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह की बात करेंगे। 1776-77 में चला था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह थे और इसका क्षेत्र था बंगाल। तो फकीर विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से, बंगाल से, इसे भी याद रखिएगा। चुआर विद्रोह 1766 से लेकर 1816 तक चला था। इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे, इसे याद रखिएगा। यह बंगाल और बिहार में चला था और भू राजस्व में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था, मतलब जो भू राजस्व कर बढ़ाया गया था इसी के लिए यह विद्रोह किया गया था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी के मध्य चला था। इसके नेता चित्तूर सिंह थे और इसका क्षेत्र क्या, पश्चिमी घाट, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 तक 2 वर्षों का विद्रोह है। इसके नेता टीपू शाह है और इसका क्षेत्र कौन सा है, असम में। मतलब पागलपंथी विद्रोह कहां पर चलाया गया, असम में चलाया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कोल विद्रोह की बात करेंगे 1831-32। इस विद्रोह का नेता
बुधू भगत, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? बुधू भगत है। और इसका क्षेत्र रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मतलब वर्तमान में जो झारखंड का क्षेत्र है, इस वर्तमान के झारखंड में इसे चलाया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में चला था। यह आदिवासी विद्रोह, इसे याद रखिए, कई बार पूछा जाता है संथाल विद्रोह के बारे में। इसके जो नेता हैं सिद्धू और कानू, ये इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह किसने चलाया था, तो सिद्धू और कानू ने चलाया था। इसका क्षेत्र भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच में था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह की बात करेंगे। 1859-60 में दीनबंधु मिश्र के उपन्यास नील दर्पण में इस विद्रोह का वर्णन है। देखिए, नील दर्पण जो उपन्यास है ना, ये काफी प्रभावी उपन्यास था। 1857 के क्रांति के बाद जब इसके नाटक का मंचन किया जाने लगा, तो बाद में ब्रिटिशर्स इस पर बैन लगा दिए थे। इन सबको विस्तार से हम पढ़ेंगे। इसके प्रमुख नेता तिरुत सिंह तथा इसका क्षेत्र है बंगाल एवं बिहार में। नेक्स्ट देखिए, पाबना विद्रोह की बात करेंगे। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला है। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल तथा इसका क्षेत्र कहाँ पर है? पाबन, बंगाल में। तो पाबना विद्रोह कहाँ पर चला है? बंगाल में चला, इसे भी याद रखना चाहिए। इसी प्रकार और भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह कौन भूल सकता है ना, मतलब लगभग ही कोई ऐसा पेपर होता होगा जहाँ पे इसका जिक्र ना किया जाए। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 तक चला था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, है ना। यह खूटी कट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सरदारी लड़ाई भी कहते हैं, इसे भी याद रखना चाहिए। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। देखिए, भगवान मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा के रूप में आज भी इन्हें पूजा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान, मतलब महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पनरे, है ना, वैष्णव मत के माने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914-1915 में चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत और बलराम भगत। तो देखिए, ताना भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत और बलराम भगत इसके नेता थे, और इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर क्षेत्र में इसे संचालित किया गया था। मोपला विद्रोह 1922 से 1921-22 में चला था। इसके प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे, और इसका क्षेत्र है मालाबार। तो मालाबार में चलाया गया था मोपला विद्रोह, है ना। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। तो इसका कारण आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, जो धार्मिक विवाद है हिंदू और मुस्लिम के कारण ये चला था। देखिए, तेभागा आंदोलन 1946 में चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम भवन सिंह, देखिए कंपाराम तथा भवन सिंह इसके प्रमुख नेता है। इसका क्षेत्र कौन सा है? बंगाल। तेभागा आंदोलन बंगाल में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता। देखिए, रंपा विद्रोह कहाँ पर चलाया गया? आंध्र प्रदेश में, है ना। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। मतलब जो साहूकार थे, आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए रंपा विद्रोह संचालित किया गया था। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, हौज विद्रोह की बात करेंगे। हौज विद्रोह 1920-21, है ना। इसका क्षेत्र क्या है? बिहार और संथाल परगना। देखिए, बिहार का जो संथाल परगना है, यहाँ पर इसे चलाया गया था। भील विद्रोह 1912 से 1919 तक। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। देखिए, भीलों के बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप पीछे भारतीय वीरों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी भीलों ने इनका साथ दिया था। अहोम विद्रोह की बात करेंगे 1928, है ना। इसके नेता गोमधर कुंवर थे, तो इसे बस इतना याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन अभी जस्ट पहले आपने पीछे पढ़ा है ना। देखिए, ताना भगत, है ना, आंदोलन का आरंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत और बलराम भगत थे। मतलब ये पीछे हम लोगों ने देख रखा है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, खैरवार विद्रोह यहाँ पर देखिए, खैरवार विद्रोह चला है 1874 में। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। तो बस इतना याद रखिएगा, खैरवार विद्रोह ये किसने किया था? भागीरथ माझी, है ना, के नेतृत्व में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, जयंतिया विद्रोह की बात करेंगे 1860 से 63 के बीच में इसका कार्यकाल है, मतलब इतने इस समय में चला है। जयंतिया पहाड़ियों पर यह विद्रोह 28 दिसंबर 1861 को प्रसिद्ध कियांग नांगबा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। देखिए, यहाँ पर प्रमुख विद्रोह है जिसके बारे में हम लोगों ने समझा है।